हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर है, ठीक है। और इसके पहले जो है सो मैं आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया था। फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं, कैसे स्टडी डेवलप होता है। फिर मैं आपको बताया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में जो कि फिजिक्स के स्टडी में इन्वॉल्व थे। उसके बाद मैं आपको बताया था कि फिजिक्स का जो थ्रस्ट एरिया है वो क्या है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, उसको अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, एग्जाम में पक्का आपके आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताया था माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जिनका स्टडी हम फिजिक्स में क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। और मैं आपको स्कोप ऑफ फिजिक्स एक्साइटमेंट के बारे में बताया था। स्कोप ऑफ एक्साइटमेंट क्या था कि वहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, इसकी हम बात कर रहे थे। उसमें कौन कौन से पार्ट थे, उसमें क्लासिकल फिजिक्स में हम कंट्रीब्यूट किसको ले रहे थे, मैकेनिक्स का स्टडी कर रहे थे। मैकेनिक्स क्या था, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ कॉज ऑफ इट। उसके कॉज के कारण जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। उसके बाद मैकेनिक्स के बाद सेकेंड जो बताया था वो क्या था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ चार्ज एट रेस्ट और इन मोशन। फिर था ऑप्टिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट, इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट एंड टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। तो ये अपना क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट था, जिसमें कि मेजोरिटी ऑफ जो स्टडी था वो कौन से थे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स थे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स थे। फिर अपना आया था मॉडर्न फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स के अंडर इसको कवर कर रहे थे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को, बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम्स, इन सभी का स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी को कहाँ कर रहे थे, क्वांटम थ्योरी में पढ़ रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे थे। ओके बच्चों, फिर मैं आपको नेचर ऑफ फोर्स के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के बारे में बताया था। उसमें सबसे पहला जो फोर्स था वो ग्रेविटेशन था, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, उसके बाद फिर था आपका कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सभी फोर्स के बारे में बताया था। इन सभी के फोर्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करके भी मैं आपको दिखाया था, ठीक है। वो वाला मैं आपको बताया था, वो जो टेबल है एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 के सबसे ऊपर में ही जो एक टेबल दिया है, उस टेबल को आपको याद रखना है, अक्सर उस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। हालांकि ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है अभी बस इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं तो वहां पे इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आज इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे अपना आखिरी टॉपिक पढ़ के। अपना आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, दैट इज नेचर ऑफ फिजिक्स, फिजिकल लॉज, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिकल लॉ के नेचर क्या क्या है। तो देखो बच्चों, जब भी हम किसी भी चीज का स्टडी करते हैं, जैसे मान लो एक नए चीज के बारे में अपने को जानना है, स्टडी करना है, तो जितना भी फिजिक्स का लॉ है, जितना भी फिजिक्स का लॉ है, वो इन सभी चीजों को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर किसी भी चीज को स्टडी करना है तो वो चीज जो है ना, फिजिक्स का कोई भी चीज अगर एक्सप्लेन सही से हो रहा है तो वो इन चारों लॉ को जरूर फॉलो करेगा। एनर्जी कंजर्व होगा ही होगा, कहीं पे भी एनर्जी, किसी भी रिलेशन में, किसी भी फेनोमिनन में एनर्जी का कंजर्वेशन वाला जो प्रिंसिपल है ये वैलिड होना ही है। अगर ये वैलिड नहीं है मतलब वो क्या है, उसमें कुछ ना कुछ गलती है, हमने जो वर्क किया उसमें कुछ ना कुछ क्या है, गलती है। तो एनर्जी शुड ऑलवेज कंजर्व। हाँ, कुछ ऐसे मिल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको मिलेंगे जिसमें आप बोल सकते हैं कि सर एनर्जी वहां पे कंजर्व कहाँ है, लेकिन देखो वहां पे क्या होता है, वहां पे मास खुद को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, उसको भी मैं बता दूंगा आज बताऊंगा बस उसका इंट्रोडक्शन, और उसके बारे में डिटेल में आप पढ़िए क्लास 12th में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी फेनोमेनन रहेगा उसमें एनर्जी कंजर्व होगा ही होगा, कोई भी फेनोमेनन रहेगा उसमें मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा, किसी भी फेनोमेनन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा, और किसी भी फेनोमेनन में चार्ज का कंजर्वेशन होगा ही होगा। तो कोई भी फिजिक्स का लॉ जो हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ये चार चीजें अपने को चेक करनी पड़ेगी कि क्या इन चारों चीज को वो पार्टिकुलर फेनोमेनन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है देन ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि वो ट्रू है। अगर फॉलो नहीं कर रहा है मतलब, अगर फॉलो नहीं किया मतलब तो कंफर्म ही कुछ ना कुछ उसमें गलती होगी, ठीक है। तो चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बोलता है एनर्जी कैन
neither be created nor be destroyed, nor be destroyed। यानी एनर्जी के ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हाँ, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर चेंज कर सकते हैं। मतलब इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी कभी भी बर्बाद नहीं किया जा सकता है, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहां से ड्रॉप किए, यहां से ड्रॉप किए, तो यहां पे ये क्या था, रुका हुआ था। तो रुका हुआ था तो ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट पे था ना, मान लीजिए h हाइट पे था, तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट के पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही आके वो ग्राउंड को हिट किया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं 0 हो गया। और ये ग्राउंड को आकर के हिट किया है तो बहुत ही हाई वेलोसिटी से आके हिट किया होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो खुद को कन्वर्ट कर दिया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, पोटेंशियल ने एक फॉर्म, एनर्जी ने खुद को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पहले वो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल था और बाद में वो उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब आप बोल सकते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड हियर। ठीक है। ऐसे जैसे बच्चों मान लो हम बात करते हैं कि वाटर फ्लो कर रहा है और उसमें हमने टरबाइन लगा दिया। अब वाटर अगर बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, उसमें हम टरबाइन लगा देंगे, टरबाइन क्या होगा, घूमने लगेगा। अब टरबाइन जब घूमने लगेगा तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर के पास जो काइनेटिक एनर्जी था उस काइनेटिक एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम क्या करते हैं, घर पे प्रेस रखे रहते हैं, कपड़े को प्रेस करने के लिए आयरन रखे रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण प्रेस गर्म होता है और फिर उस एनर्जी का हम यूज करते हैं कपड़े को आयरन करने के लिए। ठीक है ना। तो ये सभी ये जो लॉ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बना या खत्म नहीं कर सकते हैं। नया एनर्जी हम नहीं बना सकते हैं या एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा। अब चलते हैं इसके आगे। सेकेंड जो चीज अपने को पढ़ना था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो देख लिए क्या है। सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो कहीं पे भी बच्चों ध्यान रखना, अगर कोलिजन हो रहा है, कोलिजन मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर कोलिजन हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट अगर टकरा रहे हैं, तो वहां पे मोमेंटम को कंजर्व रहना ही रहना है। मोमेंटम क्या रहना है वहां पे, कंजर्व रहना ही रहना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इफ नो फोर्स या इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is acting on a body then its momentum will remain conserved, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी के ऊपर तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, उस बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है। जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये पहले ये इधर मूव कर रहा था, ये इधर मूव कर रहा था, ये V1 से मूव कर रहा था, ये U1 से मूव कर रहा था, ये U2 से मूव कर रहा था। दोनों क्या किए, दोनों कोलाइड कर लिए और आफ्टर कोलिजन मान लीजिए ये V1 से मूव कर रहा है और ये V2 से मूव कर रहा है, तो इस पूरे के पूरे केस में क्या होगा, कोलिजन आपका क्या होगा, आपका मोमेंटम
मोमेंटम कंजर्व होगा। मान लीजिए फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का मास m2 है। इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इसका मास m1, इसका मास m2। ये है बिफोर कोलिजन। ये क्या है? दिस इज बिफोर कोलिजन। दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। And this is after collision। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बिकॉज इस सिस्टम पे क्या लग रहा है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ, जब वो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर खुद का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे फेनोमेनन में बाहर से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। और जब भी क्या होता है, बाहर से फोर्स नहीं लगता है, तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व होता है। यानी आप क्या बोल सकते हैं? आप यहाँ पे बोल सकते हैं मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। और P क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इनिशियली दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 इंटू यू, प्लस इसका कितना हो जाएगा? m2 इंटू यू। इसका u1 है, इसका u2 है, शुड बी इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही है। आई होप अपने 9th क्लास में भी इसको थोड़ा सा पढ़ा होगा। यहाँ पे तो बच्चों इस वाले चैप्टर में इसको अपने डिटेल में स्टडी नहीं करना है। इसको अपने को स्टडी करना है कब? जब कोलिजन में आपको पढ़ाऊंगा। वर्क एनर्जी पावर के बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज कोलिजन, उसमें बहुत डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ क्या क्या होते हैं। तो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ में आपको ये लिखना पड़ेगा कि एवरी फिजिकल लॉ सेटिस्फाइड फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड फोर्थ इज कंजर्वेशन ऑफ मास। और उसमें हो सकता है आपको ये टर्म लिखना पड़े, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना, तो बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये अपने को फिर से पढ़ना है और वहां पे मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जो तीसरा था वो था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जैसे पिछले वाले में हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम जब भी हम डिस्कस करेंगे तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या होता है। इन ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन कंजर्व्ड। यानी अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, अब टॉर्क क्या है फिर से आप नहीं पढ़े हैं, आपने फोर्स पहले पढ़ा हुआ है लेकिन टॉर्क आप नहीं पढ़े हुए हैं। इसको हम इस वाले टॉपिक को अच्छे से डील करेंगे, डिस्कस करेंगे कहाँ पे, जब मैं आपको रोटेशन पढ़ाते रहूंगा तब। फिलहाल तो बस आप क्या कीजिए, इसका स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। और इसी के पीछे बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, डेली लाइफ में अपने को बहुत सारा एग्जाम्पल इसका मिल जाएगा। आपने बचपन में वो खिलौना बनाया होगा, ऐसे से घुमाते थे उसके बाद खींचते थे, और जब खींचते थे क्या होता था, बहुत तेजी से घूमता था, होता था ना घूमने वाला, ऐसा घूमने वाला था, बीच में से धागा लगा देते थे, गोल होता था चक्की टाइप का, वो बीच में से दोनों तरफ से धागा लगा देते थे, ऐसे ऐसे जब उसको घुमाते थे तो स्लोली घूमते रहता था, और जैसे ही धागे को दूर लेकर के जाते थे वो बहुत तेजी से नाचता था। उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों। या फिर आप मान लीजिए आप व्हील चेयर पे बैठ जाइए और खुद को ऐसे घुमा दीजिए, और जैसे ही आप हाथ को ऐसे दूर कीजिएगा तो आपका स्पीड कम हो जाएगा, और हाथ को जैसे ही नजदीक कीजिएगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा रोटेशन का। तो दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब रोटेशन में इसको हम लोग पढ़ा जाएगा तो 3-4 लेक्चर तो ये चलता है, एटलीस्ट एक लेक्चर में पढ़ाया जाता है, और आने वाले 2-3 लेक्चर में इस पर क्या किया जाता है, न्यूमेरिकल भी कराया जाता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
में। फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखिए क्या कि जब कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, और एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होगा तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, तो L इनिशियल विल बी इक्वल टू L फाइनल। ठीक है, इसका बहुत सारा फॉर्मूला और इसमें होता है, मैं नहीं लिखा रहा हूं, लिखाऊंगा तो आप क्या हो जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि अभी उन सभी चीजों को आप नहीं पढ़े हैं। तो कोई भी फिजिकल लॉ जो है वो इस वाले कंजर्वेशन प्रिंसिपल को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। किसी फिजिकल लॉ में आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड होना ही होना है, ये होगा तभी वो क्या होगा, वो वाला लॉ क्या है, वैलिड है। क्लियर है बच्चों? एंड सिमिलरली लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी क्या बोलता है, यह बोलता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसका भी स्टेटमेंट लिख लीजिए, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can be just transferred from one body to another body। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर तो कर सकते हैं चार्ज को, लेकिन उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे से क्या हो गया, यहाँ पर से हो गया चार्ज भी क्या है, कंजर्व है। ओके बच्चों, तो किसी भी चीज का स्टडी जब हम करते हैं तो उसके वैलिडिटी को चेक करने के लिए, अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के वैलिडिटी को चेक करने के लिए, मान लीजिए आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अब आपका एक्सपेरिमेंट जो है सो ट्रू है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए अपने को 4 चीजों पे चेक वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या उस वाले एक्सपेरिमेंट में एनर्जी कंजर्व है, क्या वहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, क्या वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और क्या वहाँ पे चार्ज क्या है, कंजर्व है। अगर ये सभी चीज को फॉलो करता है तो दैट मे बी ट्रू। अगर इसमें कुछ भी गलत है, किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कंफर्म वो क्या है, आपका एक्सपेरिमेंट गलत है। ठीक है ना, और ये 4 चीज सही हो रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, वो अपना एक्सपेरिमेंट ट्रू हो गया। एक और कंजर्वेशन प्रिंसिपल था बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको पहले हम लोग पढ़ते थे, पहले उसके बारे में डिस्कस किया जाता था, उसको एज्यूम किया जाता था, 5 पहले टर्म मेजर करते थे, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास जो है सो बाद में कंसीडर नहीं किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि बाद में आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन ढूंढ दिया। उसको क्या बोला गया, आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन के अनुसार E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर, यानी मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एनर्जी, दैट एनर्जी इज गिवन बाय m इंटू सी स्क्वायर। यानी किसी भी यूनिट मास को जब आप एनर्जी में कन्वर्ट कीजिएगा तो उसमें आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना अमाउंट आपको एनर्जी मिल जाता है। तो ये रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में। चैप्टर 1 पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसमें आपसे ये रिलेशन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन क्या बोलता है, E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर, यानी एनर्जी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, इसको भी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा का पूरा एटम बॉम्ब जो है उस इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये 12th क्लास में अपने को पढ़ना है। तो बच्चों जो अपना चैप्टर 1 था फिजिक्स का, इसमें क्या था, आपका ओवरऑल व्यू था, अपने को फिजिक्स में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। हालांकि अगर देखा जाए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस चैप्टर का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए, तो एक बार सबको पढ़ना चाहिए चैप्टर। मैं भी कोशिश किया हूँ ऑलमोस्ट हर एक चीज चैप्टर का कवर कर देने और आपको समझाने का। फिर भी मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी को बस टाइम पास के लिए लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए चैप्टर 1 का, ठीक है ना, तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।